जय हिंद बालकों, आपका हमारी क्लास में वेलकम है। आज हम लोग जो है आयनिक इक्विलिब्रियम के बफर वाले टॉपिक पर बात करेंगे या बफर सॉल्यूशन को आज हम लोग सीखेंगे कि क्या है बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन का जो लेक्चर है थोड़ा सा वो लंबा लेक्चर है, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में बनाया है, एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन करके और दूसरा बेसिक बफर सॉल्यूशन करके। चलेगा? तो इस पार्ट में हम लोग बेसिकली एसिडिक बफर सॉल्यूशन को डील करेंगे, लेकिन चलिए ये तो बाद की बात है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि बफर सॉल्यूशन से आपके दिमाग में क्या इमेज है। तो मैं आपको बताऊं, बफर सॉल्यूशन खास तौर से केमिस्ट्री में वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पर प्रैक्टिकली थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड करने पर सॉल्यूशन के पीएच में कोई परिवर्तन न होता हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो प्रैक्टिकली बफर सॉल्यूशन जो होता है, एसिड से मिलने वाले H+ आयन और बेस से मिलने वाले OH आयन को अपने सॉल्यूशन में न तो बढ़ने देता है न ही घटने देता है। तो जब ये H और OH आयन न बढ़ेगा न घटेगा तो सॉल्यूशन के पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट अबाउट द बफर सॉल्यूशन, तो आप सीधे शब्दों में इसकी डेफिनेशन में ये कहेंगे, दैट सॉल्यूशन which resist change in pH by adding small amount of acid or by adding small amount of base are called buffer solution। ऐसा सॉल्यूशन थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाने पर सॉल्यूशन के पीएच को नहीं बदलता, ये इतना कम बदलता है कि उस बदलाव को हम महसूस ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे देखो, आपकी बॉडी में जो ब्लड बहता है वो भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका, आपका बफर सॉल्यूशन का। वरना हम एसिडिक फूड खाते हैं, बेसिक फूड खाते हैं, अगर नहीं होता तो हमारे बॉडी में एसिडोसिस हो जाती है, अल्कलोसिस हो जाती है, पर कुछ होता है क्या? नहीं। जितना पीएच है लगभग उसी के आसपास रहता है, यानी कि हमारे ब्लड में कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि बफर के तरीके काम कर रहे हैं। चलेगा? तो बफर सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन हो गई तो अब इसकी बात आती है प्रॉपर्टीज की, कि बफर सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें तो दो बड़ी खास प्रॉपर्टीज बफर सॉल्यूशन की देखने को मिलती है। सबसे पहली खास बात कि थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस अगर मिलाओगे तो बफर के पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। मैं थोड़ा सा जानबूझ के बोल रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा मिला दोगे तो बदल जाएगा पीएच, लेकिन थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाने पर सॉल्यूशन के पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। एक बात है। दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर तुम सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन या इवोपरेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डाइल्यूशन या इवोपरेशन कर रहे हो, तो भी चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे कि जो पीएच है बफर सॉल्यूशन का वो डाइल्यूशन या इवोपरेशन से इंडिपेंडेंट है। जबकि आमतौर पे किसी एसिडिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन अगर करोगे तो उसका पीएच बढ़ करके 7 की तरफ जाएगा, और अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करोगे तो उसका पीएच घट करके 7 की तरफ आएगा। ऐसा मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को सिखाया भी है। लेकिन बफर सॉल्यूशन की खास बात है कि उसका पीएच डाइल्यूशन पर निर्भर नहीं करता। चलेगा? अब जो तीसरी बात आती है बफर के टाइप पर। बफर के टाइप की बात आती है। तो बफर के टाइप की बात करें तो बालकों, दो टाइप का बफर हम लोग यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो हम लोग दो टाइप का यूज करते हैं, 2 टाइप। कौन से 2 टाइप? पहला, सिंपल बफर सॉल्यूशन। सबसे पहला है सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन एक्चुअल में सॉल्ट है किसका? वीक एसिड और वीक बेस का। तो ये जो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होता है ये कहलाता है सिंपल बफर सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं ले लूं
अमोनियम बाइफॉस्फेट ले लिया जाए या अमोनियम एसीटेट ले लिया जाए, अमोनियम फॉर्मेट ले लिया जाए, तो ये सब जो है कैसे बफर हैं आपके, तो आप कहेंगे सिंपल बफर। ठीक। दूसरा आता है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड बफर। यहीं से थोड़ा सा बात दो टाइप की हो जाए। मिक्स्ड बफर, ये जो मिक्स्ड बफर होता है ये दो प्रकार का होता है। एक जिसे हम लोग कहते हैं एसिडिक मिक्स्ड बफर, एसिडिक मिक्स्ड बफर। तो ध्यान रखें, एसिडिक मिक्स्ड बफर जो होता है ये मिक्सचर है। मिक्सचर किसका? वीक एसिड का प्लस इसका सॉल्ट, इसी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। या इस बात को हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में इस वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन मौजूद हो, कॉन्जुगेट बेस मौजूद चलेगा। तो ये जो कंपोजिशन है सेम सॉल्यूशन में, ये जो मिक्सचर है यही क्या कहलाएगा? एसिडिक मिक्स्ड बफर कहलाएगा। तो एसिडिक मिक्स्ड बफर का एग्जांपल, जैसे मैंने एसिटिक एसिड ले लिया तो इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ लो, इसके साथ ले लो, तो ये क्या बना देगा भाई? सोडियम एसीटेट। तो इनडायरेक्टली तुम कहोगे कि इसके अंदर क्या मौजूद होगा? एसीटेट आयन। तो कुल मिलाकर के वीक एसिड और इसी में से अगर तुम H+ आयन घटा दो तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। चलेगा। तो ये कंपोजिशन इन दोनों का किसका काम करेगा? एसिडिक बफर का काम करेगा। तो ऐसे ढेरों एग्जांपल लिए जा सकते हैं। ऐसे हम लोग ढेरों एग्जांपल मिक्स बफर का ले सकते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड, दूसरा सेट अगर हम एग्जांपल का लें, फॉर्मिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट, बोलो भाई, या आप ले लो फिनॉल, ठीक, पोटेशियम फेनॉक्साइड, क्योंकि इसके अंदर इसका कॉन्जुगेट आयन मौजूद है। आपके ब्लड वाले जो बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, मतलब वीक एसिड होना चाहिए, साथ में उसका कॉन्जुगेट आयन। कॉन्जुगेट आयन कैसे पकड़ोगे? दिए गए एसिड में से एक H+ आयन निकालने पर जो आयन बचेगा उसी को उसका कॉन्जुगेट आयन कहेंगे। और सेम सॉल्यूशन में अगर दोनों मौजूद हैं तो ये पेयर, ये मिक्सचर किसका काम कर जाएगा? बफर का काम कर जाएगा। तो ये हमने बात कर ली एसिडिक मिक्स्ड बफर की। अब अगर हम दूसरे पार्ट पर आए तो दूसरा होता है बेसिक मिक्स्ड बफर। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि जो बेसिक मिक्स्ड बफर होगा ये भी पेयर होता है किसका? ये जो बेसिक मिक्स्ड बफर है ये पेयर है, ये मिक्सचर है किसका? वीक बेस का प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। चलेगा। या यूं कहो कि इसका कॉन्जुगेट आयन, जैसे मैं बात कर लूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर आप इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ ले लीजिए तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम आयन। तो ये वीक बेस और ये इसका कॉन्जुगेट आयन। तो ये जो पेयर है सेम सॉल्यूशन में, ये किसका काम करेगा? मिक्स्ड बफर का काम करेगा, बेसिक बफर का काम करेगा, बेसिक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन का काम करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर लेना चाहें तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, साथ में एल्किल अमोनियम ब्रोमाइड ले लो,
क्लोराइड ले लो। तो ये सारे पेयर किसका काम करेंगे? बेसिक मिक्स बफर सॉल्यूशन का काम करेंगे। चल जाएगा। अब सवाल ये आता है कि बफर काम कैसे करता है। तो जो बफर के काम करने का तरीका है, यहां पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बफर काम कैसे करता है, कैसे वो पीएच को चेंज नहीं होने देता, कैसे वो एच आयन और ओ एच आयन को दिए गए सोल्यूशन में उतना बढ़ने या घटने नहीं देता जिससे उसका इफेक्ट किसके ऊपर दिखाई पड़ सके? पीएच के ऊपर दिखाई पड़ सके। ऐसा क्या है? तो इस बात को हम लोग बफर एक्शन में समझते हैं, बफर के काम करने के तरीके में समझते हैं। बफर का एक्चुअल में जो तरीका होता है कि जब हम एसिड को ऐड करेंगे, एसिड को ऐड करेंगे तो बफर में मौजूद जो एनायनिक पार्ट है वो काम करता है, और अगर हम बफर में बेस को ऐड करते हैं तो जो कैटायनिक पार्ट होता है, कैटायनिक पार्ट जो होता है, या आप कह सकते हैं कि एसिडिक पार्ट जो होता है वो काम करता है। रिजल्ट उसका ये निकलता है कि चाहे एसिड से तुम H+ आयन ऐड करो उसको भी घटा देगा, बेस से अगर तुम OH आयन को ऐड करो तो ये उसको भी हटा देगा। तो रिलेटिवली ना तो H आयन बढ़ पाता है ना OH आयन बढ़ पाता है, इसलिए सॉल्यूशन का पीएच प्रैक्टिकली चेंज नहीं होता। चलो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन को लिया, हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन को ले लिया। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन जब आप लेके चल रहे हो और इसमें एसिड को ऐड कर रहे हो, क्या ऐड किया तुमने? एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया, H+ आयन को ऐड किया। तो मैंने क्या कहा कि जब कभी भी आप एसिड ऐड करेंगे तो दिए गए बफर सॉल्यूशन में जो एनायनिक पार्ट होगा या जो बेसिक पार्ट होगा, तो बेसिक पार्ट ये है ना, तो ये बेसिक पार्ट इस एडेड H+ आयन के अगेंस्ट में काम करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, और काम करके ये वीक एसिड बनाएगा जो कि वापस टूट करके इन दोनों को जनरेट नहीं करेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि बढ़ा हुआ H+ आयन सॉल्यूशन में दिखाई नहीं पड़ेगा और एसीटेट आयन के बढ़ने या घटने से सॉल्यूशन के पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करें, स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करें, OH आयन को ऐड करें, तो जब आप OH आयन को ऐड करेंगे तो ऐसी स्थिति में बफर का जो एसिडिक पार्ट होगा, जैसे यहाँ पर हम एसिडिक बफर लेकर के चल रहे हैं तो खुद ही ये मौजूद है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके एसीटेट आयन बनाएगा और साथ में वाटर। यू नो दैट कि वाटर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये दोबारा डिसोसिएट नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट नहीं करेगा, और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट नहीं करेगा तो रिलेटिव OH आयन की संख्या पर सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा, नहीं आएगा तो पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो आपको बफर एक्शन में सिर्फ ये याद रखना है कि जब कभी हम एसिड को ऐड करेंगे तो बफर का एनायनिक पार्ट या जो बेसिक पार्ट है वो वर्क करता है एडेड H+ आयन के अगेंस्ट, और अगर कोई हम बेस ऐड करते हैं तो बफर का कैटायनिक पार्ट या जो एसिडिक पार्ट होगा वो OH आयन के अगेंस्ट में काम करेगा, और जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि रिलेटिव H+ और OH आयन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। पकड़ रहा मेरी बात को? और आप इस बात को बड़ा ध्यान से रखिए कि बफर सॉल्यूशन वो टॉपिक है जो हर IIT, PMT, नीट, एम्स सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, तो इसलिए आपको इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसके एनालिटिकल कंसेप्चुअल पार्ट पे भी और इसके क्या आपका न्यूमेरिकल पार्ट पे भी। क्लियर हो गई मेरी बात? अब हम लोग देखेंगे कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे कि पीएच कैसे निकालते हैं।
pH of acidic buffer solution, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH। तो भाई अगर हम एक बफर मिक्सचर का एग्जांपल ले लें तो उसमें ये वीक एसिड वाला पोर्शन ही काम करता है मेनली। तो ये वीक एसिड आयोनाइजेशन पर तुम्हारा एसीटेट आयन देगा और H+ आयन देगा। तो जो H+ आयन कंसंट्रेशन होता है मुख्य रूप से इस एसिटिक एसिड की वजह से ही होगा या वीक एसिड की वजह से ही होगा। तो अगर आप इस H आयन कंसंट्रेशन को निकाल लेते हैं तो pH यहीं से निकल आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन दैट इज वीक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बटे कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड एसिड। तो व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ H आयन Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बटे कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, यही ना होगा। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड तो लिखोगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बटे कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, यही ना। तो ये लॉग ई बेस पर है, तो अगर हम इसको 10 बेस पर लेंगे तो सभी जगह 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम 2.303 से सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा। अगर हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे लॉग 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन लॉग 10 बेस K वो भी माइनस में प्लस माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बटे कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ये pH कहलाएगा, चलेगा। और माइनस लॉग बेस 10 K क्या कहलाएगा, pK कहलाएगा। और ये जो आपका माइनस अगर अंदर भेज दो तो log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन बटे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, चलेगा। तो ये फॉर्मूला बनता है क्या निकालने के लिए, बफर को निकालने के लिए। इस फॉर्मूले को सबसे पहले हेंडरसन साहब ने निकाला था, इसलिए इस इक्वेशन को हेंडरसन हेज़ल-बैच इक्वेशन भी कहते हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने एक फार्मूला हटा दिया, अगर एसिटिक एसिड का है तो सवाल इस पे बनेगा और बाकी किसी एसिड बेस का हुआ तो। मैंने कहा देखो ये एक जनरल फार्मूला है, यहाँ जो आप कंसंट्रेशन ले रहे हो एक्चुअल में ये कंसंट्रेशन तुम्हारे किसी वीक एसिड का है, ये कंसंट्रेशन तुम्हारे सॉल्ट का है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का था। और नीचे जो ये कंसंट्रेशन है तुम्हारा वो किसका है, वीक एसिड का है। तो मैं आपसे बताऊं कि आप यहाँ सवाल करते समय कंसंट्रेशन मत रखो, बल्कि एक लैंग्वेज पकड़ लो मिली इक्विवेलेंट की। किसकी पकड़ लो, मिली इक्विवेलेंट की। तो इससे क्या होगा कि ये कंसंट्रेशन टर्म का रेशियो रहे या मिली इक्विवेलेंट रहे या मोल रहे, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मैं आपको बता दूं। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के जो इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट का रेशियो होगा, मैं अगर कहूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ
कॉन्जुगेट बेस बटे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड। चलेगा? तो जो इक्विवेलेंट लिखोगे वो कैसे लिखोगे भाई? यही ना लिखोगे, नॉर्मेलिटी गुणे वॉल्यूम पहले का, नॉर्मेलिटी गुणे वॉल्यूम दूसरे का। तो दोनों चूंकि सेम सोल्यूशन में मौजूद हैं तो वॉल्यूम सेम होकर के कैंसिल हो जाएगा। तो तुम यहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से नॉर्मेलिटी का रेशियो रख सकते हो, तुम यहाँ जरूरत के हिसाब से मोलरिटी का रेशियो रख सकते हो, तुम यहाँ जरूरत के हिसाब से मोल का रेशियो रख सकते हो। क्यों मोल का? क्योंकि वैलेंसी फैक्टर एक ही रहेगा, बिकॉज H+ आयन का ही तो चेंज हुआ है आपका। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से चाहे कंसंट्रेशन टर्म रखिए या इक्विवेलेंट टर्म रखिए या मोलिकुलर टर्म रखिए, सवाल ज्यादा इजी हो जाता है। क्लियर है हमारी बात? तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज में। यहां से दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आती हैं। सबसे पहली बात कि एक एसिड कितने बफर सॉल्यूशन तैयार करेगा। तो एक बात याद रहे, किसी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के द्वारा जो नंबर ऑफ बफर सेट बनेगा, नंबर ऑफ बफर सेट बनेगा, वो नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन के बराबर होगा। उस एसिड में जितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन हैं उतने बफर सेट बनेंगे। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास कार्बोनिक एसिड, कितने बफर सेट बनेंगे? तो मैंने बोला दो। तो जब मैं क्लास ले रहा था तो उस समय एक बच्चे ने कहा कि सर दो कैसे? इसमें तो हमको 3 दिख रहे हैं। मैंने पूछा बनाओ तीनों। तो कहा सर देखिए, कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट एक। मैंने कहा ठीक, कार्बोनिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट दो। मैंने कहा पहले बोल लो, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। मैंने कहा देखो, पहला और तीसरा तो पॉसिबल है लेकिन दूसरा पॉसिबल नहीं। बोला ऐसा क्यों? मैंने कहा इस एसिड का ये कॉन्जुगेट आयन नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन निकला हुआ, जबकि कितना निकलना चाहिए? 1। तो इसलिए इसके 2 आए और ये 2 संख्या इसके अंदर डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन की भी है। तो हम लोग एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि जो किसी वीक एसिड में डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या होगी वही उसके द्वारा बनाए गए बफर सेट होंगे। जैसे H3PO2, जैसे H3PO3, जैसे H3PO4। कितने कितने बफर सेट बनेंगे भाई? यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, क्योंकि इनमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन क्रमशः 1, 2 और 3 है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो क्या ये चीज नहीं कर सकते? ये तो पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट जो थोड़ा सा आता है वो ये आता है कि इस बफर सॉल्यूशन का पीएच रेंज कितना होता है। बफर सॉल्यूशन का पीएच रेंज कितना होता है और कैसे डिसाइड करते हैं? तो अब हम लोग देखेंगे कि जो पीएच रेंज है एसिडिक बफर सॉल्यूशन का वो कितना है और कैसे डिसाइड होगा। तो पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो जो पीएच रेंज आपको निकालना है pH range of acidic buffer solution। ठीक, तो जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का pH रेंज है ये मैक्सिमम pH और मिनिमम pH से तय होता है।
मैक्सिमम पीएच तब आएगा जबकि सॉल्ट और जो एसिड है, सॉल्ट और एसिड है, इसके मिलीक्वलेंट का जो रेशियो है, और मिनिमम तब आएगा जबकि सॉल्ट और एसिड के मिलीक्वलेंट का रेशियो। तो सॉल्ट आपका 10 रहे और एसिड आपका 1 रहे तो इस समय मैक्सिमम आता है, और मिनिमम तब आता है जब सॉल्ट 1 रहे और एसिड कितना रहे, 10 रहे, तो उस समय मिनिमम आता है। चलेगा। अब अगर हम यहाँ पर इस पीएच को कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम पीएच जो आएगा इस फॉर्मूले में अगर रख करके देखो, pH = pKa log base 10 मिली इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन सॉल्ट का बटे इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट या कंसंट्रेशन एसिड का। तो 10:1 अगर रखोगे तो ये 10 हो गया, log 10 base 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो pH pKa + 1 के बराबर होगा। और इसी फॉर्मूले में अगर तुमने सॉल्ट और एसिड 1:10 के रेशियो में लिया तो आने वाला pH मिनिमम होगा। मिनिमम कैसे? यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 10, तो 10 की पावर -1, तो -1 log 10 base 10 यानी -1, तो pKa -1 होगा। अब अगर हम किसी बफर सोल्यूशन के pH रेंज की बात करें, खास तौर से अगर एसिडिक बफर सोल्यूशन है तो उसका pH रेंज उसके pK वैल्यू को लेकर के प्लस माइनस कितना होगा, 1 होगा। या आप अगर चाहें तो यहाँ से इसको 2 इक्वेशन के रूप में आप यूज कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम pH है pKa + 1 और मिनिमम pH है pKa -1। अगर मैं इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 2 टाइम्स pKa = मैक्सिमम प्लस मिनिमम होगा, और तो pKa यहाँ से कितना निकल करके आएगा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बफर सोल्यूशन में, क्या, मैक्सिमम pH प्लस मिनिमम pH बटे कितना आपका 2। ये डायरेक्ट उस वीक एसिड के pKa वैल्यू की बात कर लेगा। बोलो भाई। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी pH रेंज को लेकर के भी सवाल आए तो एसिडिक बफर में pH मैक्सिमम pH तब मिलता है जब सॉल्ट और वीक एसिड का रेशियो 10:1 होता है। मिनिमम तब मिलता है जब सॉल्ट और वीक एसिड का रेशियो 1:10 होता है। और pH रेंज क्या होती है, pKa ± 1, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम pH pKa + 1 और pKa -1 के बराबर आते हैं। बोलो भाई। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रही हमारी किसका, आपका एसिडिक बफर का। अब हम आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट पर, बेहद कंसेप्चुअल पार्ट पर, जो कि क्लासरूम में बच्चे हमसे पूछते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल पार्ट या न्यूमेरिकल टिप जिसको आप कह सकते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल टिप अपने दिमाग में यही आता है कि सर सवाल तो न्यूट्रलाइजेशन का होता है, टाइट्रेशन का होता है, उसमें हम कैसे ये तय करेंगे कि सवाल बफर का है कि हाइड्रोलिसिस का है कि सिंपल है, हमें कभी पता ही नहीं चलता। तो इसकी एक ट्रिक याद रख लेना, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब कभी भी वीक एसिड या वीक बेस को अपोजिट कंपोनेंट के साथ टाइट्रेट किया जाए, जैसे वीक एसिड है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, और टाइट्रेट करते समय, रिएक्शन कराते समय, अगर वीक एसिड के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम किस में निकल जाएगी, बफर सॉल्यूशन। और चूंकि यहाँ वीक एसिड लेके चल रहे हो तो प्रॉब्लम किसकी होगी, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की होगी।
जैसे एक एग्जांपल लें, हमसे ये कहा गया सवाल में कि एसिटिक एसिड को NaOH के साथ हम टाइट्रेट करते हैं। एसिटिक एसिड के 100 मिलीलीटर 2 मोलर लिया गया और NaOH के 50 मिलीलीटर 2 मोलर लिया गया। तो बताइए जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका pH क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन का pH क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में सवाल को करने से पहले सबसे पहले इसके मिली इक्विवेलेंट चेक करो। मोलरिटी और वॉल्यूम दिया है तो वीक एसिड के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे? बोलो भाई 100 गुणे 2 गुणे 1, वैलेंसी फैक्टर 1 है यानी 200, और यहाँ इस स्ट्रॉन्ग बेस के नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे? बोलो बाल को। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट 50 गुणे 2 गुणे 1 यानी कि 100 मिली इक्विवेलेंट आए। तो किसके ज़्यादा हुए? इस वीक एसिड के ज़्यादा हुए। तो वीक एसिड के ज़्यादा हुए तो फिर सवाल बफर में कैसे चेंज हो गया? बफर में सवाल ऐसे चेंज हो गया कि जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो इसके 100 मिली इक्विवेलेंट इसके 100 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसके 100 बचेंगे। जब इसके 100 बचेंगे तो प्रोडक्ट में 100 इक्विवेलेंट सॉल्ट के बनेंगे, और चूंकि ये बना हुआ प्रोडक्ट और बचा हुआ रिएक्टेंट दोनों एक ही सॉल्यूशन में है, तो ये रहा तुम्हारा वीक एसिड और ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो ये दोनों मिलकर के बफर सॉल्यूशन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बोलो भाई। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो और वीक कंपोनेंट के मिली इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से ज़्यादा है तो ये सवाल बफर में चला जाता है। इसका pH आप इस हेंडरसन-हेज़लबैच इक्वेशन से निकालेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग के ज़्यादा है वीक से तब वो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ध्यान रखेंगे मेरी बात को। इसी चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसी को ऐसे भी समझा जा सकता है कि भाई अगर हम सोडियम एसीटेट ले लें और इस सोडियम एसीटेट का रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराएं तो फिर हमारा एसिटिक एसिड और NaCl बनेगा। यहाँ पर भी वो बात लागू होती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने सॉल्ट के सपोज करो 200 मिली इक्विवेलेंट लिए और एसिड के 100 मिली इक्विवेलेंट लिए, तो आफ्टर रिएक्शन ये एसिड तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसके नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कम होते हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम करता है। तो इसके 100 इसके 100 से रिएक्ट करेंगे तो इसके 100 बच जाएंगे और इसके 100 बन जाएंगे। ये बचा है, ये बना है, और ये दोनों सेम सॉल्यूशन में मौजूद है। तो ये भी प्रॉब्लम किस में चली गई आपका? बोलो, बफर में चली गई। ये भी प्रॉब्लम तुम्हारी बफर में चली गई। और कैसा सॉल्यूशन रहा ये? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बोलो भाई। तो ये चीज याद रखोगे। तो पहला न्यूमेरिकल टिप तो हमारा ये था। दूसरा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल टिप कौन सा है? एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर क्या एसिड या बेस मिलाने पर pH चेंज नहीं होता? मैंने कहा जरा सा मिलाओगे तो नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर बल भर मिला दोगे तो pH क्या करेगा? आपका चेंज हो जाएगा, pH बदल जाएगा। तो बोला कैसे बदलेगा? मैंने कहा ऐसे बदलेगा कि अगर एसिड मिलाओगे तो दिए गए बफर सॉल्यूशन का pH घटेगा, और बेस मिलाओगे तो दिए गए बफर सॉल्यूशन का pH बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, बाई एडिंग large amount of acid, यहाँ large इंपॉर्टेंट है, large amount of acid, pH of buffer solution, ध्यान दें, डिक्रीज करेगा। और यहीं पर बाई एडिंग large amount of base
amount of base, pH of buffer solution increases। जो बफर सॉल्यूशन का pH है वो इंक्रीज करेगा अगर आप बड़ी मात्रा में बेस मिलाते हैं। तो इस बात को कैसे समझें हम लोग? इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए हमने यहां एक बफर सॉल्यूशन तैयार किया, एसिटिक एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ कराया और हमने यहां ये सोडियम एसीटेट और वाटर बना लिया। मैं मिलीक्वलेंट की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। आप जानते हैं कि अमाउंट को मिलीक्वलेंट में और मिलीक्वलेंट को अमाउंट में बदलना आसान है। प्रीवियस लेक्चर में कई जगह बता चुका हूं, मोलरिटी से, नॉर्मेलिटी से, मास से, मोल से, चार्ज से, ठीक है। इन कंसंट्रेशन टर्म से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में आ सकते हैं और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से इन चीजों में जा सकते हैं। तो अगर मैं सपोज करूं, मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने इसके 200 मिली इक्विवेलेंट लिए और NaOH के 50 लिए, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी स्थिति में लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम NaOH करेगा? और जब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम करेगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसके 50 से रिएक्ट करेंगे तो इसके 150 बच जाएंगे और इस सॉल्ट के 50 बन जाएंगे। तो दिया गया ये वीक एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है और दोनों सेम सॉल्यूशन में मौजूद है। तो ये पूरा सॉल्यूशन कैसे काम कर रहा है? बफर सॉल्यूशन के रूप में। मैंने पहले भी कहा था कि अगर वीक एसिड के मिली इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम किस में चली जाएगी? एसिडिक बफर में चली जाएगी। अब अगर ये बफर सॉल्यूशन है और हम इसमें एसिड ऐड करते हैं, सपोज करो हमने HCl को ऐड किया और HCl के हमने 20 मिली इक्विवेलेंट ऐड कर दी, जिसे हम स्मॉल a से इंडिकेट करते हैं। तो ये बताओ, इसमें जब HCl ऐड करोगे, एसिड ऐड करोगे तो बेस में काम करेगा और अब इस रिएक्शन के बाद ये किस में बदल गया है? बेस। तो ऐसी स्थिति में इसके 20 से रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने बनेंगे? 30। कितने बचेंगे इसके? 30। और इसके कितने बन जाएंगे? 20। तो 20 अगर इसके बन गए तो 150 हैं और 20 ऐड हो गए तो कितना हो गया? 170। तो अब आप देख रहे हो कि सॉल्ट और एसिड के मिली इक्विवेलेंट एसिड के ऐड करने पर चेंज हो रहे हैं। तो क्या pH चेंज नहीं होगा? तो मुझे एक बात बताओ, एसिडिक बफर में एसिड के ऐड करने पर कॉन्जुगेट बेस या सॉल्ट के मिली इक्विवेलेंट घट रहे हैं और जितने घट रहे हैं एसिड के उतने ही क्या कर रहे हैं? आपका बढ़ रहे हैं। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा। यहां दो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टिप बनती है, कंडीशंस बनती है। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन बनती। पहला, एडिशन ऑफ लार्ज एसिड इन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इन एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो क्या आएगा फाइनल pH? बोलो भाई, pKa प्लस log base 10 मिली इक्विवेलेंट सॉल्ट का बटे मिली इक्विवेलेंट एसिड का। तो मैं सॉल्ट में से क्या कर रहा हूँ? घटा रहा हूँ। सपोज करो A मिली इक्विवेलेंट घटाया और एसिड में उसको क्या कर रहा हूँ? जोड़ रहा हूँ। तो A मिली इक्विवेलेंट को ऐड कर दिया। तो याद रहे, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड अगर आप ऐड करते हैं एसिडिक बफर में तो फाइनल pH pKa प्लस log base 10 इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। इसे मैंने ऊपर प्रूफ करके दिखाया है। लेकिन यही अगर मैं बेस ऐड कर दूं तो बालको, अगर तुम बेस ऐड करोगे तो एसिड काम करेगा और एसिड काम करेगा तो एसिड के घटेंगे और सॉल्ट के क्या करेंगे? आपका बढ़ेंगे। तो अगर आप बेस को ऐड कर रहे हो तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा?
फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा। दूसरा कंडीशन का बात कर लिया जाए कि एडिशन ऑफ लार्ज बेस इन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इन एसिडिक बफर सॉल्यूशन, तो जो फाइनल पीएच की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी पीके प्लस log 10, यहां पर मिली इक्विवेलेंट सॉल्ट का बटे मिली इक्विवेलेंट एसिड का। चाहो तो कंसंट्रेशन रेशियो रखो, इक्विवेलेंट रेशियो रखो, मिली इक्विवेलेंट रेशियो रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सॉल्ट में हमारा अब एडेड बेस के मिली इक्विवेलेंट जुड़ जाएंगे, जबकि एसिड से एडेड बेस के मिली इक्विवेलेंट घट जाएंगे। यहाँ ए और बी क्या है, एडेड एसिड या बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है या मिली इक्विवेलेंट है, जिस टर्म में तुम यहाँ जोड़ घटा रहे हो। अगर इक्विवेलेंट के टर्म में तो इक्विवेलेंट रखना, मिली इक्विवेलेंट के टर्म में तो मिली इक्विवेलेंट रखना। तो यहाँ ए और बी मिली इक्विवेलेंट है, किसके, ए एडेड एसिड के और बी एडेड बेस के। तो मैंने क्या कहा कि लार्ज अमाउंट में एसिड या बेस अगर ऐड करोगे तो पीएच बफर सॉल्यूशन का चेंज हो जाएगा। एसिडिक बफर है तो उसका पीएच घट जाएगा अगर आप एसिड ऐड करते हैं, और अगर आप बेस ऐड करते हैं तो उसका पीएच बढ़ जाएगा। कर लोगे। अब बात आती है इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाएंगी। तो अब हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बाकी तो आप लोग डिटेल में क्वेश्चंस बनाएंगे और हम लोग डीपीपी के माध्यम से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर ये सवाल है आपके पास में कि अगर 200 मिलीलीटर N/10 एसिटिक एसिड सोल्यूशन और 100 मिलीलीटर सोल्यूशन N/10 NaOH का मिक्स किया जाए तो आपको फाइनल सोल्यूशन का पीएच बताना है। तो एक बात बताओ, एसिटिक एसिड NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ध्यान दीजिएगा ये सोडियम एसीटेट और वाटर बनाएगा। अब जब भी आपको पीएच निकालना हो तो पहले मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, निकाल के कंफर्म कर लो कि क्या सिचुएशन है। तो 200 मिलीलीटर N/10 अगर आपने एसिटिक एसिड लिया है तो एसिटिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे 20। भाई नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी गुणे वॉल्यूम होगा तो ये 20 आएंगे। इसी तरीके से NaOH का जब अगर आप निकालोगे तो इसके 100 मिलीलीटर N/10 नॉर्मल है, तो इसके भी कितने आ गए आपके 10। सतर्क हो जाएं। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, जबकि मिली इक्विवेलेंट वीक एसिड के ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में सवाल किस में चला गया आपका, बफर में। तो जब ये बफर में चला गया, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम करेगा, तो इसके 10 से रिएक्ट करेंगे तो इसके 10 बचेंगे और इसके 10 बनेंगे। तो ये बफर का प्रॉब्लम अगर है तो अब इसका पीएच निकालना बड़ा आसान काम होगा। हम सीधे हेंडरसन की इक्वेशन लगाएंगे, pH = pK log base 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट बटे मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या चीज आपका, एसिड। बोलो तो ये बताओ, एसिटिक एसिड का pK न दिया हो तो मैंने बता रखा है कि इसका K 1.8 × 10⁻⁵ और इसका pK जो डाटा है उसके हिसाब से 4.74 के आसपास रहता है। तो 4.74 log base 10 मिली इक्विवेलेंट सॉल्ट के 10 हैं, एसिड के भी 10 हैं, यानी 1 यानी 1। तो पीएच कितना आ जाएगा, 4.74। कर सकते हैं आप, बोलो भाई। चलिए एक क्वेश्चन और डील करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बफर सेट। कौन सा बफर सेट नहीं है। तो बफर सेट क्या होता है भाई, वीक एसिड रहे और उसका कॉन्जुगेट आयन। कॉन्जुगेट आयन कैसे पहचानोगे,
एक H प्लस आयन का अंतर रहेगा। तो अगर ये सिचुएशन मिल जा रही है तो ये मिक्स बफर सेट है, और नहीं मिल जा रही है तो नहीं। तो पहला वाला है कि नहीं है। दूसरा वाला देखो वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट आयन है। तीसरा वाला देखो वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट आयन ये नहीं है, क्योंकि 2 H आयन का अंतर, जबकि कॉन्जुगेट बेस होने के लिए 1 H आयन का अंतर होता है। तो ये बफर सेट नहीं है। चौथा वाला देखो वीक एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट आयन है। ये देखो वीक एसिड इसका कॉन्जुगेट आयन है, इसलिए केवल तीसरा वाला जो है वो बफर सेट नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और डील करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन और भी है कि व्हाट विल बी द pH ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इफ इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50% पर क्या आएगा pH। अगर 75% न्यूट्रलाइज रहे तो क्या आएगा, 75% तो हो ही गया, 90% रहे तो क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर कभी ये सवाल दिया गया तो इसका मतलब इसमें ये है कि एसिटिक एसिड आपका एक्सेस में है और हम NaOH के द्वारा न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं अगर, तो मुझे एक बात बताओ, 50% न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर हम 100 मिली इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड के ले रहे हैं तो 50 NaOH के, तो 50 NaOH के अगर हैं तो ऐसी स्थिति में रिएक्शन के बाद आप देखोगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का काम करेगा, यानी ये खत्म। तो इसके 50 से रिएक्ट करेंगे तो इसके बचेंगे कितने, 50, और इसके बनेंगे कितने, 50। तो ध्यान से देखिए, ऐसी स्थिति में फिर वीक एसिड के मिली इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा है कि नहीं, और ज़्यादा है तो सवाल बफर में गया कि नहीं। बफर में इसलिए भी गया क्योंकि वीक एसिड सोल्यूशन में बच रहा है और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस सोल्यूशन में बन रहा है, और दोनों सेम सोल्यूशन में मौजूद है। तो सीधे अगर आपको pH निकालना है तो हेंडरसन इक्वेशन को लगा दीजिए, pH = pK log base 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट 50 बटे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, वो भी कितना, 50। और चूंकि यहाँ रिएक्शन टर्म है तो रिएक्शन टर्म को आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में ले सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऐसी स्थिति में pH आपका pK के बराबर आएगा। और एसिटिक एसिड के लिए मैंने pK बता रखा है, हाउ मच, 4.74। नहीं कर सकते, यही अगर 75% हो तो यहाँ पे क्या चलाओगे कैलकुलेशन में कि भाई अगर हम 75% लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब ये रहा कि अगर हम वीक एसिड के 100 मिली इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो NaOH के 75, तो फिर अगर रिएक्शन होगी तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसके 75 से रिएक्ट करेगा और इसके 25 बनेंगे, इसके 75 बनेंगे और इसके 25 बचेंगे, तो फिर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। इसी तरीके से 90% वाला नहीं कर सकते, कर लोगे। बोलो भाई, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिया गया है जिसका pH रेंज 2.4 to 4.44 है। तो आपको इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताना है, K बताना है। तो एक बात बताओ, pH रेंज का क्या मतलब, ये मिनिमम pH और ये क्या, मैक्सिमम pH। तो मिनिमम pH और मैक्सिमम pH का pKa के साथ एक रिलेशन है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी पीछे लेक्चर में बताया है कि pKa जो होगा वो मैक्सिमम pH प्लस मिनिमम pH, इसको 2 से डिवाइड करने पर आता है। तो एक बात बताओ, ये मैक्सिमम कितना रहा, 4.4, मिनिमम कितना रहा, 2.4, डिवाइडेड बाय कितना, 2। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 4 4 8 और 4 2 6, यानी 6.8/2 3.4 आएगा। तो अगर pKa तुम्हारा 3.4 आ गया तो क्या हम Ka नहीं निकाल सकते? अगर आपको याद हो तो pKa होता है -log base 10 Ka। तो यहाँ से अगर हम 3.4 रख देंगे तो log K base 10
तो log k बेस 10 हो जाएगा -3.4 और एंटी लॉग लीजिए तो बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो log k बेस 10 का तो एंटी लॉग k आ जाएगा, लेकिन ये आएगा 10 की पावर -3.4। तो मैंने इसको लेना सिखाया था कि अगला कंप्लीट नंबर एज्यूम करें। 3.4 का अगला कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका 4 में से इस फिगर को घटा दें, तो घटा देंगे तो 0.6 आएगा। तो जो फिगर आता है उसी को इसमें घटाइए और उसी को इसमें जोड़ दीजिए, तो ये -4 प्लस 0.6, तो -4 का जो एंटी लॉग आएगा वो 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई का साइन और 0.6 का एंटी लॉग मैंने 4 बताया। आपको याद हो तो एक जनरल टेबल लिखवाई थी, एक लेक्चर भी हमारा इसमें अपलोडेड है लॉग और एंटी लॉग करके, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि कैसे निकाला गया है। तो कर लोगे, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल बढ़े और इस कोरोना पेंडेमिक में हम लोग अपने नॉलेज को बूस्ट अप करते जाएं, धीरे धीरे करके बूस्ट करें। चलेगा गाइस? ओके, समझ में आ रहा है? चलिए, जय हिंद।